हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, जिसके अंदर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, कूलम्स लॉ। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जो अपना फर्स्ट पॉइंट है वो है like charges repel each other। इट मीन्स लाइक का मतलब होता है सेम चार्जेस। अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज को आपस में पास लेके आते हैं तो आपस में रिपेल कर जाते हैं। सिमिलरली अगर दो नेगेटिव चार्ज को पास में लेके आते हैं तो भी वो रिपेल कर जाते हैं। तो लाइक चार्जेस हमेशा आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सेकेंड पॉइंट है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक का मतलब होता है डिफरेंट चार्जेस, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव आपस में हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? दो सिमिलर चार्ज है हमेशा रिपेल करते हैं, दो अनलाइक चार्जेस है वो हमेशा आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इसके अंदर जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब जैसे कि नाम ही बता रहा है एडिटिव। एडिटिव मतलब ऐड करा जा सकता है। मान लो अपने पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर थोड़ा चार्ज पड़ा है। यहाँ पे मान लो पॉजिटिव का Q चार्ज पड़ा है, यहाँ पे 2Q चार्ज पड़ा है, यहाँ पे माइनस का 3Q चार्ज पड़ा है, यहाँ पे मान लो 4Q चार्ज पड़ा है। तो इस टाइम पे इस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होएगा? वो ऐड करा जा सकता है। इस टाइम पे टोटल चार्ज होएगा, हम कैलकुलेट करते हैं Q प्लस 2Q माइनस 3Q प्लस 4Q। 4 5 6 7 7 में 3 गए 4Q। तो इसका आंसर है 4Q। तो मतलब चार्जेस हमेशा क्या करे जा सकते हैं? ऐड करे जा सकते हैं। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटीज। यू नो वेरी वेल कि स्केलर का मतलब होता है इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। तो चार्जेस भी इसी तरह से उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। फिफ्थ प्रॉपर्टी है चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जैसे कि एक एग्जांपल कल ही बताई थी आपको कि ग्लास की रॉड को जब सिल्क के साथ रब करा जाता था तो ग्लास की रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। एक्चुअली इसके होता क्या था कि जब दोनों को रब करा जाता था तो ये इस बॉडी से पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता था और इसको नेगेटिव चार्ज दे देता था। तो चार्जेस अपने आप ना तो क्रिएट होते ना डिस्ट्रॉय होते, सिर्फ ट्रांसफर होते हैं। उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कंजर्वेटिव। तो चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि चार्जेस हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होता है, डेसिमल फॉर्म में चार्जेस प्रेजेंट नहीं हो सकते किसी भी सिस्टम पे। मीन्स अगर कोई भी सिस्टम है तो उसमें हमेशा चार्ज 1 2 3 4 Q की फॉर्म में ही होएगा। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि 1.1 Q कूलम चार्ज प्रेजेंट है। तो चार्जेस हमेशा क्वांटाइज्ड नेचर में होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटीज, चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर एंड चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड। Our next topic is difference between
चार्ज एंड मास। चार्ज और मास के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। चार्ज के बारे में हमने पढ़ा, मास होता क्या है। मास कोई भी छोटी से छोटी चीज है, चाहे पेन की एक निब है, उसका भी कुछ ना कुछ मास होता ही है। मास क्या होता है? मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। कोई भी चीज किस मैटर से बनी है वो उसका मास होता है। तो अब हम चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, जैसे कि हमने डिस्कस करा, चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बट जो मास होता है, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। कोई भी बॉडी है जिसका मास है हमेशा ही पॉजिटिव। चाहे मैंने जैसे कि एग्जांपल दी, छोटी से छोटी चीज है, चाहे उसका मास कुछ भी हो 0.0001, बट होता हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी में ही है। नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, जीरो कभी भी नहीं हो सकता किसी भी बॉडी का मास। सेकंड है, चार्जेस डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ बॉडी। जो चार्ज होता है कभी भी वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं कर सकता, बट जो मास होता है, मास इंक्रीज करता है विद वेलोसिटी। मास किसी भी बॉडी का वेलोसिटी के साथ इंक्रीज करता है बाय द रिलेशन m इज इक्वल टू m नॉट बाय रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। अगर हम वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर देंगे तो मास अपना इनफाइनाइट हो जाएगा। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट है, फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जैसे कि अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज लिए हैं तो हमेशा रिपेल करेंगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लिए हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। तो हमेशा चार्जेस के बीच में जो फोर्स हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। बट जो मास होता है इसके अंदर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है। फोर्स बिटवीन मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, क्योंकि नेगेटिव मास पॉसिबल नहीं है, इसलिए फोर्स हमेशा उनमें अट्रैक्टिव होती है। फोर्थ पॉइंट है, charges are always conserved। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, कंजर्व्ड मतलब नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। चार्जेस हमेशा कंजर्व रहते हैं, बट मास कैन नॉट बी कंजर्व। जरूरी नहीं कि किसी भी बॉडी का मास आज जितना है उतना ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अपने मास के बारे में देखें तो हमेशा वो चेंज होता रहता है। फिफ्थ पॉइंट है, चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड। चार्जेस हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में ही पाए जाते हैं, बट जो मास होता है जरूरी नहीं कि क्वांटाइज्ड में ही हो, बट हो भी सकता है। मास इज
yet to be established. मास को क्वांटाइजेशन बनाया जा सकता है। क्लियर? ये इसके 5 पॉइंट थे, चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस के। नेक्स्ट टॉपिक है, ये डिफरेंस की बात करी। अगर अपन सिमिलरिटी की बात करें, चार्ज और मास के बीच में सिमिलरिटी क्या है, तो हमेशा ध्यान रखना है इसकी सिमिलरिटी क्या है, बोथ आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, दोनों ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं और दोनों ही एडिटिव नेचर में होती है। ये दोनों इसकी सिमिलरिटी है। क्लियर? नेक्स्ट है कूलम्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द +2 क्लास, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में क्या होता है कि अगर मान लो अपने पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, सपोज दिस इज Q1, दिस इज Q2 चार्ज, दोनों के बीच में अगर एक कोई डिस्टेंस है R, तो इनके बीच में एक फोर्स एक्सर्ट होती है जो कि कूलम फोर्स होती है। कूलम फोर्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बनेगी द force of interaction between 2 point charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। जो कूलम फोर्स के अकॉर्डिंग अगर 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, उनके बीच में एक फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है, जो वो फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर। सेकेंडली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मींस ये फर्स्ट इक्वेशन है, अगर ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को अगर कंबाइन करें तो अपने पास बनेगी Q1 Q2 अपॉन R²। एंड यू नो कि अगर जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, यहां पे हम कांस्टेंट लगाएंगे K, और जो ये K होता है इसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो अपने पास जो फोर्स बनती है वो बनेगी 1F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये चार्जेस मैग्नीट्यूड में होते हैं। नाउ जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें जो एप्सिलॉन नॉट होता है रवि, उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस।
और जो इसकी वैल्यू होती है k की वैल्यू मीन्स 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹। क्लियर? मैं रिपीट करती हूँ, कूलम्स लॉ हमने क्या पढ़ा कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, जो वो फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो एक प्रोपोर्शन हटा के एक कांस्टेंट लगता है k, कूलम्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 और उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब हम जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, इसकी कितनी वैल्यू होती है, इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। फर्स्टली यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जैसे कि अभी मैंने बताया F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। क्योंकि हमने यूनिट्स एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है तो हम एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ ले जाते हैं, F को नीचे ले जाते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इनकी अगर यूनिट्स भरें, 4π की कोई यूनिट नहीं होती, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, दो चार्ज हैं तो 2 कूलम आएंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर मींस मीटर का स्क्वायर, तो इसकी यूनिट्स ओवरऑल क्या बन गई कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट्स बनती हैं वो ये बनता है। नाउ we will discuss about its value. वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, फिर से जैसे कि हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, k इज इक्वल टू 1/4πε0 होता है। हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखनी है तो एप्सिलॉन नॉट को हम उधर ले जाएंगे 1/4πk। जैसे कि मैंने बताया k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, तो सभी की वैल्यू फिल कर देंगे हम। 4π की वैल्यू 3.14, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर अपने पास आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसके पीछे इसकी यूनिट्स लगा देंगे जो कि अभी हमने निकालनी थी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Now we will discuss about its dimensions. डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ था। अब एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस निकालनी है तो एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ ले जाएंगे, 1/4πf Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सभी की डायमेंशंस फिल कर देंगे, 4π की कोई डायमेंशंस नहीं होती,
इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t-2। चार्ज की डायमेंशन आप सभी ने 9th क्लास में देखा है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। करंट की यूनिट एम्पियर होती थी, टाइम को t से, तो q की डायमेंशन at रिप्रेजेंट होती है। यहाँ पे हम फिल कर देंगे चार्ज की at, दो चार्जेस हैं तो 2/at अपॉन आर स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा m-1 l -3 t 4 a प्लस का 2। ये अपनी डायमेंशंस बन जाएंगी एप्सिलॉन नॉट की, मीन्स इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। Now our next topic is Coulomb's law in vector form. This is also very important topic for the exam section. Coulomb's law in vector form. वेक्टर, इसको सॉल्व करने से पहले आपको मैं बता दूं कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर वेक्टर में चेंज करना हो तो हम उसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट वेक्टर सभी ने +1 क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास में देखा है। यूनिट वेक्टर कोई भी जो होता है उसे कैट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि किसके बराबर होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। तो हमेशा माइंड में रखना कि जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करा जाता है तो उसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा जाता है, जो कि हम इसमें यूज करेंगे। टेक अ ग्राफ XY प्लेन। मान लो अपने पास 2 पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे Q1 चार्ज A पॉइंट पे है, यहाँ पे B पॉइंट पे Q2 चार्ज है। R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 चार्ज मीन्स डिस्टेंस है ये O से A तक। R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 चार्ज। दोनों ही चार्जेस आपस में फोर्स लगाएंगे। R1 है पोजीशन वेक्टर और Q1 चार्ज, R2 है पोजीशन वेक्टर और Q2 चार्ज। दोनों ही आपस में फोर्स लगाएंगे। F12 का मतलब होता है कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 मीन्स यहाँ पे जो फोर्स लगेगी ये इस पे, क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे जो फोर्स होएगी वो आउटवर्ड की तरफ जाएगी। यहाँ से ये इस पे फोर्स लगाएगा, वो भी आउटवर्ड की तरफ लगाएगा। जब ये फोर्स लगाएगा तो F12, जब ये इस पे फोर्स लगाएगा Q2 पे तो F21 से रिप्रेजेंट होएगा। दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, 1 से 2 तक का डिस्टेंस हम मानते हैं R12 और सेकंड से फर्स्ट तक का डिस्टेंस हम मानेंगे R21। डायग्राम क्लियर? नाउ वी विल सॉल्व इट। As according to Coulomb's law, F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। अब दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं, Q2 Q1 पे भी लगा रहा है, Q1 Q2 पे भी लगा रहा है।
अगर हम Q1 पे फोर्स की बात करें मीन्स F12 से रिप्रेजेंट करें तो अपने पास बनेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय डिस्टेंस हम, क्योंकि ये Q1 पे फोर्स लग रही है तो डिस्टेंस हम R21 लेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक है वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में रिप्रेजेंट करना हो तो उसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा जाता है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ यूनिट वेक्टर की वैल्यू फिल करेंगे। दिस इज अ सिमिलर क्वांटिटी, तो कंबाइन होके यहाँ पे क्यूब बन जाएगा। वन बाई 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब R21। सिमिलरली Q2 पे भी फोर्स लगेगी। सिमिलरली F21 कितना होएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 का क्यूब R12। जैसे कि हमें पता है Q1 से Q2 का जितना डिस्टेंस होएगा उतना ही डिस्टेंस Q2 से Q1 का डिस्टेंस होएगा। मीन्स R12 किसके बराबर है R21 के बराबर, बट इन मैग्नीट्यूड। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन मीन्स वेक्टर फॉर्म में बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव यूज होएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट है। R12 अगर इस तरफ है तो R21 इस तरफ जा रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन होने के कारण वेक्टर फॉर्म में इसके आगे नेगेटिव साइन यूज होएगा। अगर R12 की मैं वैल्यू यहाँ पे -21 फिल करती हूँ तो माइनस साइन आगे आ जाएगा। F21 माइनस, और जो ये चीज थी ये F12 के बराबर है। यहाँ पे हम भर सकते हैं F12 मीन्स F21 इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। और ये कौन सा लॉ होता है, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता है। यहाँ से हमने प्रूव करा कूलम्स लॉ, ऑल्सो सॉल्व न्यूटन थर्ड। तो आपको ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल इस फॉर्म में भी आ सकता है कि प्रूव कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आपको यही आर्टिकल प्रूव करना है। Clear? Now we will discuss some numericals based on Coulomb's law. First numerical है, suppose we have 2 point charges, दोनों की वैल्यू है मान लो 5 × 10⁻⁻⁴ कूलम। सिमिलरली इसकी भी 5 × 10⁻⁻⁴ कूलम। बोथ आर सेपरेटेड बाय अ स्ट्रिंग हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर।
देन फाइंड द टेंशन बिटवीन टू फोर्सेस। तो टेंशन का मतलब होता है फोर्स, तो हम यहाँ से फोर्स कैलकुलेट करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिल द वैल्यूज। 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू भर दो। नाउ फिल द वैल्यू ऑफ Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस इज 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी 225 इंटू 10⁻⁴ 1। क्लियर? दिस इज योर आंसर। 2250 न्यूटन आपके पास फोर्स कैलकुलेट हो। Now our next topic is dielectric constant। Dielectric constant। Dielectric constant of a medium is the ratio of absolute electrical permittivity in medium to the absolute electrical permittivity in free space। मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर एप्सिलॉन के पैर में R रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। किसके बराबर होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम। मीडियम मीन्स दिस टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस लाइक दिस। क्लियर? तो K की वैल्यू है एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसे हम फोर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपको पता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, तो F और एप्सिलॉन आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से यहाँ पे फोर्स की फॉर्म में लिखें तो F नॉट ऊपर आएगा, F नीचे जाएगा। ये जो K की वैल्यू है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती है। जो ये K की वैल्यू है, अगर हम बात करें K की वैल्यू एयर के लिए ये वैल्यू 1 होती है, ऑयल के लिए ये वैल्यू 2 होती है, किसी भी मेटल के लिए ये वैल्यू इनफाइनाइट होती है, वाटर के लिए ये वैल्यू 81 होती है। यू कैन नोट दिस। अगर हम बात करें ग्लास के लिए तो K की वैल्यू 3 होती है। Now, next topic is continuous charge distribution। Continuous charge distribution।
चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है अलग अलग फॉर्म में, मीन्स चार्ज डेंसिटी कितनी तरह की होती है? चार्ज डेंसिटी 3 तरह की होती है। पहली चार्ज डेंसिटी का नाम दिया जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी, and the third one is volume charge density. Linear means line wise. अगर कोई अपने पास ऑब्जेक्ट है लीनियर फॉर्म में है और उसके ऊपर चार्ज पड़ा है तो हम हमेशा क्या यूज करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसके बराबर होती है इसकी वैल्यू? चार्ज ओवर लेंथ। लीनियर मीन्स लेंथ, तो चार्ज ओवर लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब अगर अपने पास कोई सरफेस 2D है, 2 डिमेंशनल में फॉर्म है, तो इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज ओवर सरफेस। एंड द थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कि अगर अपने पास मान लो कोई भी सरफेस 3D में है, 3 डिमेंशनल में है, तो उस टाइम पे उसके ऊपर को चार्ज पड़ा है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो की वैल्यू होती है चार्ज ओवर वॉल्यूम। क्लियर? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से रिप्रेजेंट होती है चार्ज ओवर लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करी जाती है चार्ज ओवर सरफेस एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करा जाता है चार्ज ओवर वॉल्यूम। Now we will discuss about limitations of Coulomb's law. लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशंस में जो फर्स्ट लिमिटेशन है, कूलम्स लॉ is not valid for distance less than size of nucleus. साइज ऑफ न्यूक्लियस सबको पता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगर 2 पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस 10⁻⁻15 से भी कम है तो कूलम्स लॉ ओबे नहीं करता। सेकंड है बोथ द चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। दोनों चार्जेस जो पॉइंट चार्जेस है रेस्ट पे होने चाहिए, या फिर बट इफ वन चार्ज is at rest and other is in motion, then this law is applicable. मीन्स अगर दोनों चार्ज रेस्ट पे हैं तो ये लॉ एप्लीकेबल होएगा, या फिर अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो एप्लीकेबल होएगा, बट दोनों चार्जेस मोशन में हो तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। Clear? Now some important points about this exercise. Important points about Coulomb's law, that is if Q1 Q2 अगर प्रोडक्ट दोनों चार्जेस का लेस देन है 0 से, देन फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। क्लियर? सेकेंड, if Q1 Q2 greater than 0, then forces are always repulsive.
अगर दो चार्जेस का प्रोडक्ट 0 से कम है, नेगेटिव में है, तो उनमें हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स यूज होएगी, और अगर उनमें पॉजिटिव प्रोडक्ट वैल्यू पॉजिटिव बनती है तो हमेशा रिपल्सिव फोर्स लगेगी। दिस लॉ ओबे ओनली बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस होंगे तभी ये लॉ ओबे करेगा। अगर 2 से ज्यादा होंगे तो हम इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऐड करेंगे। सुपरपोजिशन का मतलब एक चार्ज पे काफी सारी चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं तो उन सभी का मल्टीपल एडिशन करके हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर value of dielectric constant increases. Clear? These are some important points about the Coulomb cause. I hope सभी को पसंद आई वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।